नमस्कार प्यारे साथियों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 से 13 जून 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर्स को। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए करंट अफेयर्स का संपूर्ण एवं वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लर्निंग ऑफिशियल पर विजिट करें एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला जो न्यूज़ है आपका सुरहा ताल, वो भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर हम रामसर साइट की बात करें ना, तो रामसर साइट के अंतर्गत जो आपके आर्द्र भूमि होते हैं उनको जो है वैश्विक महत्व का घोषित किया जाता है। और आप जानते हैं जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, वह रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 1971 में, और ये 1975 में, ये 1971 में सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 1975 में जो है यह प्रभावी हुआ था। भारत 1982 में भारत ने सदस्यता ली थी। अगर हम बात करें तो भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो अभी हमने देखा 100 रामसर साइट हो गए हैं। 100वां कौन सा है, तो सुरहा ताल है आपका। सुरहा ताल रामसर साइट को जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका यूपी के बलिया जिले में लोकेटेड एक गोखुर झील है। तो सुरहा ताल जो है आपका गोखुर झील है, यानी ऑक्सबोलिक है। और गोखुर झील कैसे बनते हैं कि जो आपका नदियां होती है मैदानी क्षेत्रों में ऐसे विसर्प करके जो है आगे बहती है। तो कभी कभी क्या होता है, इसको मियांडर बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, नदियों के प्रवाह के वजह से लगातार इस भाग में कटाव होते 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 नदी सीधा इस रूट पे जाने लगती है और ये जो है भाग एक झील के रूप में ऐसे जो है वह अवशेष बच जाता है और इसको बोलते हैं गोखुर झील। तो जब नदियां मैदानी क्षेत्र में मियांडर के रूप में या विसर्प के रूप में प्रवाह करती हैं तो उसी के मार्ग बदलने के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जैव विविधता की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आर्द्र भूमियों की, तो आर्द्र भूमि जो है ना, उसको किडनी ऑफ द लैंडस्केप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरीके से किडनी का काम होता है ना कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों की सफाई करें। आप जानते हैं कि किडनी ही तो ब्लड को फिल्टर करके उससे पेशाब के रास्ते से जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को निकालती है। तो उसी तरीके से जो आपका आर्द्र भूमि है उसका भी काम होता है। जो आपके वाटर में जो पॉल्यूशंस हैं, जो वाटर में बहुत सारे जो है वो प्रदूषक हैं, उनको जो है फिल्टर करने का काम आर्द्र भूमि कहते हैं। इसलिए इसको किडनी ऑफ द लैंडस्केप बोलते हैं। यह भू परिदृश्य का किडनी है। अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भूमि पर जो है अगर बात करें तो 6% की भूमि पर विस्तार है। इसके बावजूद यह जैव विविधता से इतना संपन्न है कि विश्व की 40% जैव विविधता आर्द्र भूमियों में आप देख सकते हो। अगर हम बात करें जितनी आर्द्र भूमि है, यहाँ पे 6% भूमियों पर क्या सभी रामसर साइट घोषित किया गया, तो ऐसी बात नहीं है। इनमें से कुछ रामसर साइट घोषित किया गया है, लेकिन हम अगर आर्द्र भूमियों की बात करें तो 6% विश्व के 6% भूमि पर विस्तारित है और 40% जैव विविधता को आश्रय प्रदान करती है। अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, बाढ़ से सुरक्षा देने का काम करती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका आर्द्र भूमि है और यहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में पानी का प्रवाह होगा तो ये अपने साथ में, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे दलदल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, पानी को ये सोख लेते हैं और इस वजह से जो है ये बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे स्पंज जो है पानी को सोख लेता है, वैसे आर्द्र भूमि भी पानी को सोख लेता है, इसलिए इसको नेचुरल स्पंज या प्राकृतिक स्पंज भी बोलते हैं। तटीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो आपदा से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि सुनामी से बचाव। आप जानते हो कि मैंग्रोव की वजह से जो है 2004 में जो सुनामी आई थी, तो उसकी वजह से जहां पर मैंग्रोव था उस क्षेत्र में बहुत कम ही नुकसान देखने को मिला। इसके बाद हम दूसरा न्यूज़ देखते हैं। अभी दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। आप जानते हो कि यहाँ पे 3 देशों के अंदर जो है फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। कनाडा, मैक्सिको
एंड यूएसए। यहाँ पे 3 देश ना पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि जब 3 देश संयुक्त रूप से जो है फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके मस्कट की यानी कि इसके शुभंकर की, तो शुभंकर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुभंकर की बात करें तो कनाडा का मैपल द माउस है, ये कनाडा का मैपल द माउस है। दूसरा है आपका मैक्सिको का जायू द जगुआर, यानी कि जगुआर नामक जायू नामक एक जगुआर है, ये है मैक्सिको का। और तीसरा यूएसए की तरफ से क्लच द बाल्ड ईगल, जो है बाल्ड ईगल जानते हो, अभी यूपीपीसीएस में बाल्ड ईगल के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि किस देश का ये राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो ये अमेरिका का था। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है, याद रखिए। यहाँ पे जो शुभंकर है, जो मस्कट है, वह 3 अलग अलग जीव है, कनाडा का मैपल द माउस, मैक्सिको का जायू द जगुआर एंड यूएसए का क्लच द बाल्ड ईगल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर दें तो फीफा वर्ल्ड कप अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल 48 देश यहाँ पे भागीदारी करने वाले हैं। कुल 104 मैच का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पे जो बॉल यूज़ किया जाएगा वह एआई इनेबल्ड बॉल्स होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो बॉल है वह एआई इनेबल्ड है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये फुटबॉल के अंदर में कैसे एआई इनेबल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये एआई इनेबल्ड बॉल का प्रयोग किया जा रहा है। बॉल का नाम क्या है, एडिडास का ट्रियोंडा मैच बॉल्स। ठीक है, अगर हम बात करें पहला मैच कहाँ पर होगा, तो मैक्सिको सिटी में होने वाला है पहला मैच, और अंतिम मैच न्यू जर्सी यूएसए में होने वाला है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है ना आपका, वह 1930 में 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1930 में उरुग्वे में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा 5 बार जो है वह ब्राज़ील जो है इसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फिर बात करें जर्मनी व इटली, इसने जो है 4-4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना की बात करें तो 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो याद रखिए ब्राज़ील सबसे ज़्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 3 देश कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के द्वारा, और तीनों देश जो है वह नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। इसके मस्कट को याद रखिए, उसके शुभंकर को याद रखिए। और अगर हम बात करें भारत की, तो क्या भारत ने कभी फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया है, तो जवाब होगा नहीं। लेकिन भारत एक बार 1950 में फीफा के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन भारत ने क्या किया, उस समय 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, तो भारत ने सोचा कि यहाँ पे जाना फिर मैच खेलना, इसमें बहुत सारे कॉस्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए भारत ने जो है वह विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि खेल को उस टाइम पे उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। फिर हमारी सिचुएशंस भी तो वैसी ही थी। तो भारत अभी तक फीफा वर्ल्ड कप खेला नहीं है, लेकिन क्वालिफाई ज़रूर किया है 1950 में। नेक्स्ट न्यूज़ है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना आपका, इसको पीपीआई से अब रिप्लेस करने की बात की जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि इसको पूरी तरीके से अगले 5 सालों में रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 5 सालों तक दोनों जारी किया जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद यानी 2001, अभी 2026 चल रहा है, 2031 तक तो दोनों जारी किया जाएगा, लेकिन 2031 में डब्ल्यूपीआई को बंद कर दिया जाएगा। यानी डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसको बंद करके पीपीआई पर पूरी तरीके से शिफ्ट कर लिया जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई है, यह केवल 2031 तक ही प्रकाशित होगा। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पादक मूल्य सूचकांक पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि डब्ल्यूपीआई के अंदर बहुत सारी कमियां जो है वह देखी गई हैं। कौन कौन सी कमियां देखी गई हैं? तो सबसे पहला क्या होता है, जो डब्ल्यूपीआई है ना, वह सेवा क्षेत्र को शामिल ही नहीं करता। और आप जानते हो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है ना, वो 55 से 60% के बीच में है। जीडीपी में 55 से 60% सेवा क्षेत्र का योगदान है, और इसको डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स शामिल नहीं करता है। तो सबसे पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे दोहरी गणना की प्रश्न है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, उसमें क्या होता है ना, दोहरी गणना हो जाती है। तो कैसे होती है? जैसे होता यह है कि मान लीजिए आपने, किसान ने कॉटन तैयार किया और कॉटन 100 रुपये में बेचा,
फिर उसके बाद में कॉटन गया तो यहाँ पे सूत कताई हुआ और कताई किया गया सूत का, यहाँ पे ये 300 रुपये में फैक्ट्री को गया और फिर यहाँ पे एक कपड़ा बना जो कि 600 रुपये का बना। तो आप देखोगे ना, कपड़ा जो है 600 रुपये का तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पे ना 3 बार गणना की गई। अभी तक WPI के अंदर एक बार कॉटन की गणना की जाएगी थोक लेवल पे, दूसरी बार कताई जो सूत की है उसकी गणना की जाएगी और कपड़ा की। तो यहाँ पे 6, 3, 9 और 1,000 रुपये जो है यहाँ पे दिखाएगा। सबकी वास्तविक देखोगे ना तो जो कॉटन आपका 600 रुपये है, इसमें जो है जो कपड़ा है ना 600 रुपये का तैयार हुआ है, इसमें सूत की कटाई हुई वो भी शामिल है। यहाँ पे कॉटन की कीमत ये सारे शामिल हुए, 100 और 3 एक 400 और 200 वैल्यू एडिशन होकर 600 बना है। तो यहाँ पे ये दोहरी गणना की जो WPI की सीमाएं हैं, इसको देखते हुए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को जारी करने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या होगा, जो कपड़ा उत्पादक है ना, जो कपड़ा उत्पादक है उनके 600 रुपये को यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोहरी गणना से बचाव हो जाएगा PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत। फिर WPI की जो तीसरी सीमाएं हैं, हमने देखा सेवा क्षेत्र शामिल नहीं है, दोहरी गणना की दिक्कतें हैं, और तीसरी है काला बाजारी एवं कर से प्रभावित। होता क्या है ना, जो विभिन्न स्तर पर जो प्रोडक्शन होगा, इसमें जो टैक्स होते हैं ना, ये जो जोड़ करके ही होलसेल मार्केट में पहुंचते हैं। तो मार्केट में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो है टैक्स जुड़ जाता है सबसे पहले। तो क्या होता है, टैक्स अगर बढ़ाएंगे तो WPI बढ़ जाएगी, टैक्स घटाएंगे तो WPI घट जाएगी। दूसरा काला बाजारी, तो प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, फैक्ट्री गेट में प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि मार्केट में ना आने से पहले बड़े बड़े उत्पादकों द्वारा इसको कैप्चर कर लिया जाता है। अब ये मार्केट में नहीं आएंगे। ऐसे में क्या होगा, अगर हम WPI की बात करें तो मार्केट स्तर पर जब WPI देखा जाएगा तो इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा ना, चूंकि इतने प्रोडक्शन को बाहर कर दिया गया, तो अब जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो ये चीज़ ऐसा दिक्कतें होती है WPI में, काला बाजारी एवं कर से प्रभावित। इसलिए अब हमने PPI पर शिफ्ट होने का निर्णय लिया है। जो WPI है वो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाता है, वास्तविक इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाता है, काला बाजारी कर से प्रभावित होता है। इसलिए हम PPI पर शिफ्ट होंगे। PPI में क्या होगा, सबसे पहला आप समझो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री गेट पर जैसे ही प्रोडक्शन तैयार हुआ, जैसे ही फैक्ट्री गेट पे निकला ना, वैसे उसको PPI में शामिल कर लिया गया। अब इसमें क्या होगा, कर गवर्नमेंट ने जितना भी लगाया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। काला बाजारी होगी तो फैक्ट्री गेट से निकल के बाद में काला बाजारी होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोहरी गणना नहीं होगी क्योंकि कच्चे माल जो अलग अलग स्तर पे जो है कच्चे माल और ये सब होते हैं, इसको नहीं, सीधा फैक्ट्री गेट पे जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उससे जो है मापा जाएगा और सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है PPI के अंतर्गत। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसीलिए जो है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम पूर्णतया 2031 तक PPI पर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो PPI है ना उसके 3 प्रकार हैं, आउटपुट PPI, इनपुट PPI और सर्विस PPI। अभी हमने देखा कि PPI में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट PPI है ना, वह 1 महीने में जारी किया जाता है, ठीक है। और जो आपका सर्विस PPI है वह 3 महीने में जारी किया जाएगा। तो ये अभी जारी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन लगड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार का यह अभियान है, उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान है। ऑपरेशन लगड़ा की बात करें तो क्या होता है कि बहुत बार अपराधी जो है लगातार जो है अपराध के कृत्यों को अंजाम देते हैं, पुलिस हिरासत में आते हैं, फिर छूटते हैं, फिर से अपराध करते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया ना, ऑपरेशन लगड़ा अभियान चलाया और इसमें बोला कि देखो आप हाफ एनकाउंटर कर दो इनका, यानी कि इनके पैर में गोली मार दो। अब क्या होगा, आदमी हो जाएगा विकलांग, जो अपराधी हो गया वो विकलांग हो गया। तो अब यह पुनः चोरी करने के काबिल नहीं बचेगा क्योंकि शारीरिक दिव्यांगता को शामिल कर लिया गया है। अब दिक्कत क्या है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है ना, इस पे अलग अलग जो है कमेंट इन्होंने किया है।
देखो, अगर हम बात करें ना, तो जो न्याय देने का काम है ना, वह पुलिस का कभी नहीं होता है। न्याय देने का काम जो है हमेशा वह है कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेशन लगना में, चूँकि पुलिस जो है हाफ एनकाउंटर करती है, तो ये पुलिस तुरंत ही जो है जैसे पता चलता है ये अपराधी है, वैसे पुलिस इसको जो है न्याय देने का काम करती है कि यानी कि विकलांग कर देती है जीवन भर। तो ये जो है हमारे जो संविधान की मूल भावना है उससे मेल नहीं खाता है, जो न्याय की वास्तविक जो है भावना है उससे मेल नहीं खाता है। तो इस वजह से ये चीज़ जो है वह याद रखिए, ऑपरेशन लंगड़ा यूपी सरकार का है, लेकिन अगर हम बात करें यूपी पुलिस का अभियान है, तो ये कोई ऑफ़िशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि ऑफ़िशियली ऐसा आया है, प्रस्ताव आया है कि हम एक ऑपरेशन लंगड़ा चलाते, नहीं। ऐसा यूपी पुलिस समय-समय पे करती आ रही है और जो वरिष्ठ अधिकारी है इसका समर्थन करते आ रहे हैं। फिर बात करें फिलीपींस में हाल ही में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। बहुत तेज़ी से भूकंप यहाँ पे फिलीपींस में आया है। इसके बाद बहुत सारे जगहों पर सुनामी की जो है चेतावनी जारी की गई और बहुत सारे तटीय क्षेत्रों में जो है वह सुनामी भी देखने को मिली। अगर हम बात करें तो फिलीपींस जो है ना, वह रिंग ऑफ फायर में यहाँ पे लोकेटेड है। परिप्रशांत मेखला इसको बोलते हैं, यानी चारों ओर जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है यहाँ पे प्लेटों का जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसके सहारे जो है बहुत सारे भूकंप और सुनामी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप भी देखने को मिलते हैं। तो ये हम बात करें कि फिलीपींस जो भूकंप आया है वो फिलीपींस प्लेट और यूरोपीय प्लेट के अभिसरण क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन में आया है। भूकंप आने की जो कार्यप्रणाली है वो सीधा है कि जब दो प्लेटें आपस में टक्कर करती हैं, जब दो प्लेटें टूटती हैं तो ऐसे में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, एक ऊर्जा जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है और ये धरती में कंपन कराती है, जिसको भूकंप बोलते हैं। भूकंप में आप जानते हैं पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगे होते हैं। भूकंप के बारे में आप बाकी जो है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जाकर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर की गणना की गई है। नीलगिरी ताहर की अगर हम बात करें ना, तो नीलगिरी ताहर जो है वह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो आपका आईयूसीएन का रेड लिस्ट आता है उसके तहत। ये हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में दर्ज की गई एक स्पीसीज है। हम बात करें नीलगिरी ताहर खुरदार होता है। खुरदार जानवर कौन होते हैं? जैसे आप बकरी को देखते हो ना, तो बकरी या फिर गाय को देखते हो या फिर भैंस को देखते हो या फिर घोड़ा को देखते हो, ये सभी जानवर क्या होते हैं ना, इनके अंदर खुर होता है। खुर क्या होता है? जो पैर होता है ना, पैर में अंगुली नहीं होती है, तो अंगुली नहीं होके 2 ऐसे-ऐसे खुर बने होते हैं। पैर में पैर का जो निचला भाग होता है वो इस स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं खुरदार जीव। अगर हम दक्षिण भारत में बात करें ना, तो दक्षिण भारत में एकमात्र खुरदार जीव नीलगिरी ताहर देखने को मिलता है। उत्तर भारत में तो आप अभी हमने देखा गाय, भैंस, बकरी, ये सभी खुरदार जीव हैं, जबकि दक्षिण भारत में केवल नीलगिरी ताहर देखने को मिलता है। ये एक शाकाहारी होता है। जितने भी खुरदार जीव होते हैं, जैसे अभी हमने गाय, भैंस, बकरी की बात करी, घोड़ा की बात करी, ये सभी शाकाहारी होते हैं। तो खुरदार जीव यानी एंगुलेट जो जीव होते हैं वो शाकाहारी यानी कि हर्बिवोरस होते हैं। नीलगिरी ताहर की बात करें ना, तो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है और जो फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं ना, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी अन्य प्रजातियों का जो है अस्तित्व जो है वह सुरक्षित रहता है। अगर हम बात करें 16 कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये 16 वन में पाए जाते हैं, खास तौर से हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में नीलगिरी ताहर की गणना की गई है। गणना में ये देखा गया कि जो आबादी है ना, वह पहले पिछले साल के 1303 से बढ़कर 1364 हो गया है, यानी नीलगिरी ताहर की आबादी में वृद्धि देखने को मिली है। नीलगिरी ताहर के अगर हम प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, तो सबसे पहला आपका आता है इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, मुकुर्थी नेशनल पार्क केरला में है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व केरला में और तमिलनाडु में कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये सभी जो है नीलगिरी ताहर के संरक्षण रिजर्व हैं,
यहाँ नीलगिरी ताहर का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं E85 फ्यूल। E85 फ्यूल क्या है? अभी तक हमने देखा न्यूज़ में अक्सर रहता है, कभी E20 फ्यूल आता है, कभी कोई फ्यूल आता है, कभी कोई फ्यूल आता है। अभी क्या हुआ है, E85 फ्यूल लॉन्च करने की तैयारी की गई है। यानी कि E85 फ्यूल ना, जिस तरीके से E20 फ्यूल में 20% जो है वह इथेनॉल होता है ना, उसी तरीके से E85 फ्यूल में 80 से 85% इथेनॉल होता है। अगर हम बात करें तो E20 फ्यूल हमारे भी गाड़ी में पड़ता है, सबकी गाड़ी में पड़ जाता है, सामान्य जो इंजन है उसमें काम करता है। यानी पेट्रोल में आप E20 फ्यूल यानी 20% तक अगर एथेनॉल मिलाते हो तो वह किसी भी गाड़ी में कार्य करता है। अभी भारत सरकार ने E20 का लक्ष्य 2030 के तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया, आप सभी जानते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट एक दूसरी दिशा में आगे बढ़ रही है, जब E85 फ्यूल लॉन्च कर रही है। अगर हम बात करें ना, E85 फ्यूल ना केवल और केवल फ्लैक्स फ्यूल इंजन में सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में इस फ्यूल को डाल दोगे तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या होता है? एक ऐसा इंजन होता है जिसमें चाहे पेट्रोल डालो, चाहे इथेनॉल डालो, यानी कि पूरी तरीके से 100% आप इथेनॉल डालोगे ना तो भी आपका फ्लैक्स फ्यूल चल जाएगा। जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन होता है ये विशेष तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये एक हिसाब से वर्तमान जो इंजन है उससे बहुत तकनीकी विभिन्नता रखती है। तो E85 फ्यूल 85% इथेनॉल के साथ जो है आता है और यह केवल फ्लैक्स फ्यूल इंजन में सपोर्ट करता है। यह याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। E20 का जो लक्ष्य है 2030 का था, लेकिन भारत सरकार ने इसको 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। अभी जो है E22, E25, E27 और E30 नाम का जो है फ्यूल भारत सरकार की प्राथमिकता में है और ये सभी सामान्य इंजन में भी सपोर्ट कर जाते हैं। अभी हाल ही में ना मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। मेजर अभिलाषा बराक की बात करें तो लेबनान में यूएन अंतरिम बल में सेवा इन्होंने किया है। 2015 में इन्होंने लेबनान जेंडर पहल लॉन्च किया। इसके तहत क्या था कि जो महिलाएं थी जिनके साथ लैंगिक हिंसा हो रहा था ना, वो उनकी गोपनीय तरीके से रिपोर्टिंग कर सकती थी। अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है। अभी जो है 2023 में भी किसी एक भारतीय महिला को ये पुरस्कार मिल चुका है। नाम तो अभी याद नहीं है, फिलहाल आप गूगल सर्च कर सकते हैं। 2023 में जो है वह ऐसा अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अच्छा हाँ, राधिका सेन नाम था। तो 2023 में जो है वह राधिका सेन को यह पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। तो अभी मेजर अभिलाषा बराक को मिला है, लेबनान में यूएन अंतरिम बल में कार्यरत हैं, लेबनान जेंडर पहल इन्होंने लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें मेजर अभिलाषा बराक के बारे में तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय आर्मी की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत के जितने भी लैंड पोर्ट है ना, उनके एकीकृत संचालन हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। बात करें लैंड पोर्ट क्या होता है, तो लैंड पोर्ट होता है जो दो देशों के बीच में ना जो स्थल आधारित पोर्ट होता है उसको बोलते हैं लैंड पोर्ट। भारत में ना कुल 15 लैंड पोर्ट है जो पड़ोसी देशों के साथ है। सबसे ज़्यादा जो लैंड पोर्ट है ना वह बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, इनका जो प्रबंधन है वह भारतीय लैंड पोर्ट प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। काम क्या होता है लैंड पोर्ट का? जो आयात निर्यात हैं उनके लिए क्या होता है ना, वस्तु सेवा और विभिन्न चीज़ों का आयात निर्यात होता है, तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करता है। अगर इनके प्रबंधन लैंड पोर्ट के प्रबंधन की बात करें तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 2010 में संसद के अधिनियम के द्वारा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय लैंड पोर्ट अधिकरण का गठन किया गया था, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन
कार्य करता है। तो याद रखिए, लैंड पोर्ट प्राधिकरण जो है ना, अगर आपसे ये कंफ्यूजन के लिए पूछे कि ये जो है वह पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है, तो नहीं, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा का बहुत निहित इश्यू यहाँ पे आता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का गठन कब किया गया था? तो 1966 में स्वीडिश संसद के द्वारा गठित की गई थी। यानी कि जो सिप्री है ना, वह स्वीडिश संसद के द्वारा 1966 में गठित की गई थी। क्या काम है इसका? तो ये जो है विभिन्न आर्म्स के ट्रेंड जो है, परमाणु हथियार, विभिन्न हथियारों के जो ट्रेंड है उसका प्रकाशन करती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर से संबंधित तो जो है महत्वपूर्ण रैंकिंग प्रदान करती है, इत्यादि कार्य करती है। तो सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सबसे पहला आपका ना परमाणु हथियार पर यहाँ पे जो ट्रेंड बताया गया है, देखते हैं। जो भारत के परमाणु हथियार है ना, इनकी संख्या बढ़कर जो अभी तक 180 थी, 190 हो गई है। और आप सभी को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वह 170 है। तो अभी तक भारत के पास 180 था, यानी कि 10 ज़्यादा थे, लेकिन अभी 190 हो गया, यानी 20 परमाणु हथियार पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। अगर हम शीर्ष देश की बात करें ना, तो परमाणु हथियार के मामले में आप सभी जानते हैं कि देखो, यूएस रूस में होड़ थी एक समय पे परमाणु हथियार के मामले में, तो इन दोनों देश के पास सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पे आपका यूएस आता है, दूसरे नंबर पर रसिया आता है, और तीसरे नंबर पर आपका आता है चाइना, क्योंकि चाइना भी काफ़ी पावरफुल देश है। भारत 190 परमाणु हथियार। अगर हम कुल बात करें परमाणु हथियार संपन्न देशों की, तो यहाँ पे कुल 9 देश परमाणु हथियार संपन्न हैं। यहाँ पे P5, तो P5 क्या है? जो 5 स्थायी सदस्य, जिसे परमानेंट 5 बोलते हैं, ये यूएन के 5 स्थायी सदस्य, यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें वीटो प्राप्त होता है। तो इन पांचों देशों के पास जो है यहाँ पे परमाणु हथियार मतलब हैं, क्षमता है। कौन कौन देश आ जाएंगे इसमें? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यूएसए, दूसरे नंबर पर यूके, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पर रसिया, और पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है चाइना। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट 5 कंट्री हो गए, तो इनके पास परमाणु हथियार है। फिर भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, उत्तरी कोरिया और इजराइल के पास है। तो कुल 9 देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अगर हम बात करें हथियार आयातक देशों की रैंकिंग की, तो सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट कौन करता है? तो यूक्रेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन जो है बहुत ज़्यादा हथियार का निर्माण नहीं कर पा रहा है, जबकि यह रूस के साथ युद्ध में संलग्न है। पहले जो है यूक्रेन टॉप पे नहीं था, लेकिन जब से रूस के साथ युद्ध हो रहा है, यूक्रेन हथियार आयात के मामले में पहले स्थान पे बना हुआ है। भारत की बात करें तो भारत हथियार आयातक में दूसरे स्थान पर है। रक्षा व्यय यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर रक्षा व्यय के मामले में है। सबसे पहले पर है यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रसिया, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर भारत। आपको याद रखना है कि टॉप है जो है रक्षा व्यय में, एक्सपेंडिचर में, यूएसए और चाइना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं रूस, और भारत है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिप्री का वार्षिक जो ट्रेंड है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है आपका फ्रेंच ओपन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जैसे नाम से आपको पता है, फ्रेंच यानी फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया है। फ्रेंच ओपन ना क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्ले कोर्ट भी होता है और हार्ड कोर्ट भी होता है। तो क्ले कोर्ट पर खेलना थोड़ा सा हार्ड कोर्ट के मुकाबले टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिससे कि सही डायरेक्शन में जो है मूव करना काफ़ी दिक्कत वाला होता है। बात करें तो चैंपियंस कौन रहा है इस बार का? तो पुरुष सिंगल यानी कि मेंस सिंगल में अलेक्जेंडर जेरेव, जो कि जर्मनी से, इन्होंने जो है फ्लेवियो कोबोली को हराकर जो है वह विनर बने हैं। तो यहाँ पे ये हो गया अलेक्जेंडर जेरेव विजेता, यानी कि
इन्होंने जीता और फ्लेवियो कोबोली ये उप विजेता है, जिसको रनर अप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये फाइनल में हार गए लेकिन उप विजेता बने। ठीक है, महिला सिंगल्स की बात करें तो महिला सिंगल्स किसने जीता, तो मिर्रा एंड्रोवा ने जीता, जो कि रूस की है। किसको हरा करके, माजा च्वालिंस्का जो कि पोलैंड का है, उनको हरा करके मिर्रा एंड्रोवा ने जीता है। पुरुष डबल्स की बात करें तो मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन की हैं और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना की है। इन दोनों ने जीता है। इसमें और भी बहुत सारे रैंकिंग हैं, बट ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने केवल 3 को लिया है। यहाँ पर पुरुष डबल में उपविजेता का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए हमने नहीं बताया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 जो है ऐसे ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसको ऐसे याद रख सकते हो, आफ बाउ। ठीक है, कैसे, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐसे जो है ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं साल भर में। अभी हमने फ्रेंच ओपन को देखा, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जोजिला टनल जो है ना, इसकी बात हम करते हैं, ये न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। तो जोजिला टनल अगर हम बात करें, जिसको अटल टनल भी न्यूज़ में रहता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर हम जोजिला टनल को देखने वाले हैं। तो याद रखिए, जोजिला टनल और अटल टनल दोनों अलग अलग हैं, दोनों न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जोजिला टनल देखने वाले हैं। जोजिला टनल जो है ना, वो जोजिला दर्रे पर स्थित है, जबकि अटल टनल कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जोजिला टनल जोजिला दर्रे पर है, NH1 पर स्थित है, जो इसकी टोटल लंबाई है लगभग 13 दशमलव कुछ किलोमीटर, 13.4 किलोमीटर के अराउंड है। 13 से 14 किलोमीटर इसको मान सकते हो। यह सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल है, यानी कि एक ही ट्यूब के अंदर जाने का और आने का रास्ता है, बाई डायरेक्शनल टनल, लेकिन सिंगल ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो याद रखिए जोजिला टनल सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल है। तो यहाँ पे आने जाने का दोनों रास्ता है, यानी कि डबल लेन का है, और लेकिन सिंगल ट्यूब में एक ही ट्यूब के भीतर है। फिर बात करें कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ते हैं, आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हो कि जो आपका जोजिला टनल है ना, वह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है लद्दाख के। ठीक है, तो मेजरली अगर हम बात करें श्रीनगर को कारगिल से जोड़ती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए श्रीनगर या कश्मीर को आपको लेह से जोड़ती है तो सही हो जाएगा, इसको कारगिल से जोड़ती है सही हो जाएगा, और लद्दाख भी इनमें से कोई भी दे दें तो वह सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। H1B वीज़ा। दोस्तों अभी ट्रंप ने क्या किया, 1 लाख रुपए का शुल्क लगा दिया कि देखो अगर आपको H1B वीज़ा लेना है तो $1 लाख का जो है यहाँ पे $1 लाख आपको शुल्क देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, ये मामला कोर्ट में गया, लेकिन अमेरिकी संघीय न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। क्यों, न्यायालय ने कहा कि देखो जो ये शुल्क लगाया गया है ना, एक प्रकार का कर है, और कर लगाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ही बिल पारित कर सकती है, इसके लिए प्रेसिडेंट को पावर नहीं है। तो अमेरिकी कांग्रेस कर लगाने के लिए पावरफुल बॉडी है, तो जब तक ये अमेरिकी कांग्रेस का अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक जो है ऐसा कोई भी कर लागू नहीं हो सकता है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट, यानी वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय है, उन्होंने जो है ट्रंप के इस डिसीजन को रद्द कर दिया है। तो इससे भारतीय पेशेवरों को काफ़ी फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें तो अमेरिका के अन्य वीज़ा कार्यक्रमों की, क्योंकि वीज़ा जो है काफ़ी H1B न्यूज़ में रहता है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में ना आजकल जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन जो है वीज़ा का नाम लेकर पूछ सकते हैं। तो याद रखिए L1 वीज़ा, ON वीज़ा, J1 वीज़ा और EB2 व EB3 वीज़ा, ये सभी जो है वह US से प्रदान करता है। H1B वीज़ा बहुत न्यूज़ में रहता है, इसको डिटेल तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ब्लू वैली क्लस्टर, अगर हम बात करें तो असम सरकार एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यूरोपीय यूनियन के बीच में जो है यहाँ पे समझौता हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये
यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये ईयू है, ठीक है, यानी कि यूरोपीय यूनियन है। तो असम और यूरोपीय यूनियन के बीच में ब्लू वैली क्लस्टर को लेकर समझौता हुआ है। भारत सरकार भी इसमें जो है भारत सरकार के सहयोग से ऐसा हुआ है। तो एक हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हो, असम, भारत सरकार और ईयू के बीच में बायो इकोनॉमी के विकास हेतु जो है वह ब्लू वैली क्लस्टर के लिए समझौता किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं ब्लू वैली क्लस्टर किस चीज़ से संबंध है, तो आपके बायो इकोनॉमी के विकास के लिए आधार केंद्रित है। फिर यह जो है ब्लू वैली क्लस्टर के निर्माण के बीच में भारत सरकार, असम और ईयू के बीच में समझौता किया गया है। बायो इकोनॉमी संचालित इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्लस्टर का निर्माण यहाँ पे करना प्रस्तावित किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है सैगिटेरियस ए। ये क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ना इसके चारों ओर एक एक्टिव विंड की खोज की है। अभी तक क्या होता था ना कि इस जो है सैगिटेरियस ए को बोला जाता था कि ये शांत ब्लैक होल है, यानी कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया गया था जिसके आधार पर ये कह दें कि यहाँ पे जो है ये चारों तरफ से चीज़ों को खींचता है, बहुत शांत था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे एक एक्टिव विंड की खोज की गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्या है? एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, याद रखिए, वन लाइन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुल 17 प्रोजेक्ट को इसके तहत पुरस्कृत किया गया है। अगर हम बात करें पंचायत उन्नति सूचकांक, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम की दृष्टि से एकदम याद रखिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पीसीएस में देखने को जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यानी कि गोल्ड कैटेगरी का पुरस्कार मिला है। पंचायत उन्नति सूचकांक को क्या मिला है? स्वर्ण पुरस्कार मिला है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का, ठीक है। तो किस चीज में? डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक को। अन्य जिसको मिला है ये पुरस्कार, तो एग्री स्टैक को मिला है, ई जागृति को पोर्टल को, महाकुंभ में डिजिटल प्रबंधन और ई संजीवनी को मिला है। एग्री स्टैक क्या है? तो कृषि एवं किसान मंत्रालय की पहल है। ई जागृति पोर्टल क्या है? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की पहल है। महाकुंभ 2025 में जो डिजिटल प्रबंधन किया गया था, इसके लिए जो है वह जो महाकुंभ मेला प्राधिकरण है, जो माघ मेला प्राधिकरण है, जो है उसको मिला है। और ई संजीवनी आप जानते हैं एक टेली मेडिसिन सर्विस है, तो इसको मिला है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बिरसा मुंडा की 126 शहादत दिवस, 126वें शहादत दिवस, ठीक है। यानी कि इनकी जो मौत हुई थी ना, वह 1900 में रांची जेल में हुई थी और उसी के 126वें जो है वर्ष के रूप में जो है वह मनाया जा रहा है। तो कहाँ पे हुई है इनकी मृत्यु? 1900 में रांची जेल में, जब अंग्रेजों की हिरासत में थे उस टाइम इनकी मृत्यु हुई है। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला, जो कि छोटा नागपुर में पड़ता था, वर्तमान में झारखंड का भाग है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वह भारत सरकार ने मनाने का निर्णय लिया गया है। और अभी जो है वह पिछले लगभग 5 सालों से जो है इस रूप में मनाया जाता रहा है। झारखंड का जो गठन हुआ है वह भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था, तो झारखंड का गठन दिवस भी यही पड़ता है। बिरसा मुंडा की बात करें ना, तो बिरसा मुंडा ना जनजातियों के बीच में बहुत पॉपुलर थे। इनको ना धरती आबा के रूप में जनजाति लोग पूजा करते थे, यानी फादर ऑफ द अर्थ के रूप में बोलते थे। इन्होंने एक बिरसाइट नाम का धर्म चलाया जो जीववाद यानी एनिमलिज्म पर आधारित था। और इन्होंने वन गॉड, एक ईश्वर की पूजा करो पर जो है इनका बिरसाइट धर्म केंद्रित था। और यहाँ पे जो बिरसाइट है ना, वो बिरसा नाम से निकल के आया है, यानी बिरसा को मानने वाले लोग, ठीक है। बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया। उल गुलान आंदोलन ना दीकुओं के विरुद्ध है, और दीकू कौन है? वो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों यानी दीकुओं के विरुद्ध जो है वह
उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और ये जो है जो पारंपरिक खुटखटी प्रणाली को समाप्त करके भूमि पर जो है वह निजी स्वामित्व की जो अवधारणा अंग्रेज लेकर आया है उसके विरुद्ध था। यानी कि अंग्रेजों ने जब निजी स्वामित्व लाया तो जो उनकी खुटखटी प्रणाली है, जो भूमि पर सामूहिक स्वामित्व है, इसको लेकर संकट उत्पन्न हुआ और जो है वह जनजातियों के बीच आक्रोश फैला और बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें हिरासत में लिया और 1900 में रांची जेल में इनकी मौत हुई और उसके 126वें वर्ष के रूप में हम अभी 126वें शहादत दिवस मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36th यानी 36वां राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें ना, इसके अंतर्गत 2 घटक हैं। सबसे पहला घटक 1 है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कवर किया जाता है। घटक 2 जो है इसको बोलते हैं पीएम जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सेवा कवरेज को शामिल किया जाता है। जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। यानी कि यह स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। क्या करता है? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है 5 लाख रुपए का। 12 करोड़ परिवार कवर होते हैं। इसके तहत कुल मिलाकर 60 करोड़ लाभार्थी, यानी प्रति परिवार में लगभग 5 लोगों को जोड़ें तो 60 करोड़ लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लाभार्थियों का जो चयन है जन आरोग्य योजना के तहत वह सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर जो है वह किया जा रहा है। दूसरी चीज, 70 साल के ऊपर के सभी वृद्ध को बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के साथ जो है इस योजना के तहत कवर किया गया है। इसमें बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग जो डिसीज है उसको आपका डे 1 से ही कवरेज किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो सामान्य बीमा पॉलिसी होती है ना, उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी कि जो आपको पहले से बीमारी है उसको सामान्य बीमा में कवर नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पर जन आरोग्य योजना के तहत जो जीवन बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा मिलता है, उसके तहत कवर किया जाता है। चाहे कैंसर, चाहे जो भी गंभीर बीमारी हो, डे 1 से ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका है ऑयल सीड किसान मित्र जो है वह ICAR ने लॉन्च किया है। AI पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है, एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, AI पावर्ड है। किसानों को व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ऑयल सीड से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो है ICAR ने क्या किया है, एक व्हाट्सएप नंबर जो है वह लॉन्च किया है, व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी किसान जा करके यहाँ पे चैट कर सकता है और इस चैट के थ्रू जो भी ऑयल सीड से रिलेटेड, केवल ऑयल सीड से रिलेटेड ना, जो भी इसकी इंक्वायरी है, जो भी इसको जानकारी चाहिए, जो भी इसके बेसिक क्वेरीज है, वे सभी वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे इसको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वह तेजपुर लीची। तेजपुर लीची जो है कहाँ पे है? आप सभी जानते हो लीची तो बड़ा पॉपुलर है बिहार, लेकिन तेजपुर लीची असम की लीची है। एपीडा कोशिश कर रही है इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इसको जो है पहले से ही GI टैग मिला हुआ है। फिर बिहार की बात करें ना, बिहार भी लीची के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो शाही लीची बिहार में पाई जाती है और इसको भी GI टैग मिला है। ध्यान रहे GI टैग अभी नहीं मिला है, ये है 2017-18 में ही GI टैग मिल चुका है, परंतु जो है एपीडा जो है लीची के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, इसलिए यह न्यूज़ में था और हमने इसको कवर किया है। तेजपुर लीची आपका असम में आता है, बिहार में आपका शाही लीची आता है, दोनों को GI टैग मिला हुआ है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, यानी कि भारत मेजबानी करेगा। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था 13वां ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम जो है भारत में आयोजित किया गया था। तो अभी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ऐसे और भी सम्मेलन भारत में आयोजित होंगे, जिनको हम जब भी आयोजित होंगे तो हम डिटेल तरीके से कवर करेंगे। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन अगले महीने में 3 महीने बाद यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, सितंबर 2026 में नई दिल्ली में। उस समय हम डिटेल जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। राज्यसभा निर्वाचन
के दौरान हाल ही में रिटर्निंग ऑफिसर ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीनाक्षी नटराजन की नामांकन याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी जो जानकारी थी ना उसको छुपाया था। यानी कि कॉलम होता है ना, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था। तो क्या होता है ना, बहुत सारी आपराधिक जानकारियां होती हैं, उनको कभी कभी जो है वह छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन में ऐसा बोला है कि ऐसे आधार पर जो है निर्वाचन याचिका खारिज की जा सकती है। तो अभी हाल ही में यही देखा गया है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीनाक्षी नटराजन की नामांकन याचिका खारिज की गई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की डिटेल्ड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर विजिट करें। वहाँ पे आपको 3 दिन बाद इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।